क्या सच में पूरी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? क्या सच में ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी धूल चटाने वाली है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को सीएम पद पर से जब से हटा नहीं लेगी तब तक वह चैन की सांस नहीं लेगी? यह सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। में गगनदीप सिंह आप लोग के सामने आज एक और पॉलिटिकल का सच्चा मुद्दा और सच्ची बातें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। मैं आज बात करूंगा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी वही हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी करके पुकारते हैं। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। जी हाँ, यही है ममता बनर्जी। आप लोग ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनको दीदी ओ दीदी कह के पुकारते हैं, लेकिन इस समय दीदी और भाई का जो रिश्ता था वह सच में बहुत ही अलग हट चुका है। और दीदी और भाई का जो रिश्ता था एकदम से इसको साइड लाइन कर दिया गया है। अब तो बस चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी वाला रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत ही कट्टर लड़ाई इस समय चल रही है ममता बनर्जी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी, नहीं बल्कि मोदी अमित शाह। मोदी अमित शाह वर्सेज ममता बनर्जी पूरी तरह से फुल तरीके से इस समय चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी कूद चुकी हैं। और एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा कि ममता बनर्जी को जिताने के लिए उनके पूरे सांसद और पूरे विधायक पूरी तरह पुरजोर तरीके से उनके साथ लग चुके हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां भी ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल, आप लोग जानते हैं कि जो एग्जिट पोल है वह चुनाव से पहले ही आ जाता है। जो पब्लिक का सर्वे होता है वह चुनाव से पहले ही आ जाता है और एग्जिट पोल वाले उसको एग्जिट पोल के रूप में उसको दिखाना शुरू कर देते हैं जो पब्लिक का रिएक्शन होता है। और वह रिएक्शन दिखाना भी वह स्टार्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनकर टीएमसी की सरकार बन रही है, लगता है बंगाल में। लेकिन कुछ एग्जिट पोल यह भी दिखा रहे हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि 100 में से 80% एग्जिट पोल यह दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है और ज़बरदस्त टक्कर हो रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी आगे निकल सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूं पहले ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी वह मुख्यमंत्री हैं जो लेडी मुख्यमंत्री के नाम से अब धीरे धीरे जानी जा रही हैं और वह 2 से 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एक सामान्य परिवार से आने वाली ममता बनर्जी स्ट्रगल करके यहां तक पहुंची हैं और वह बंगाल की कमान 3 बार वह संभाल चुकी हैं। और ममता बनर्जी ही नहीं, अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी पूरी तरह से चुनाव में कूद चुके हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी इससे पहले कुछ बयान में अमित शाह ने कुछ बयान दिया था जिस पर अभिषेक बनर्जी ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। अभिषेक बनर्जी भी उन पर बयान देने में नहीं चुके। और कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ बीते दिनों में ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी भी दे दिया था कि यहाँ पर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। यह बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ नहीं है, एमपी यह नहीं है, यह है बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ कुछ मुद्दे भी जुड़े रहे जो कि बेफिजूल के मुद्दे रहे। जैसे एक लड़की का रेप हो जाता है, उस पर ममता बनर्जी जी बहुत ही चुप्पी साधी रहती हैं और उस पर बहुत कुछ बोलने के पक्ष में नहीं होती हैं। यह भी सबसे बड़ा मुद्दा उस समय का उठा था ममता बनर्जी के विपक्ष में। और वही मुद्दा आज भी बीजेपी लपक कर लेकर साथ में चलती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ममता बनर्जी जी बड़े बड़े क्रिकेटरों को भी साथ चुकी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को भी साथ चुकी हैं। उनके साथ अपने साथ लाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए वह बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहार के एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी माने जाते हैं, पूरे भारत के बहुत बड़े सेलिब्रिटी माने जाते हैं, लेकिन उनको भी ममता बनर्जी ने अपने हक में खींच लिया था। दूसरे नंबर आता है यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान को भी, जो क्रिकेटर हैं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, दोनों भाई हैं जो 2011 विनिंग वर्ल्ड कप के भी हिस्सा रहे हैं और उनको भी ममता बनर्जी ने सेलिब्रिटी के रूप में खींचकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी जीत लिया था और बहुत बढ़िया बढ़त पाली थी। और
एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि उनके साथ 2 लोग तो हो गए, तीसरा नंबर आने वाला था और आया भी मिथुन चक्रवर्ती, जिनको दादा के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती शायद सफल नहीं हो पाए, वह भारतीय जनता पार्टी उनको खींच लेती है। टीएमसी में जाने से पहले ही टीएमसी अगर सोचे तो उनको ले सकती थी, लेकिन टीएमसी शायद उनको नहीं ले पाई, सही समय पर उनका सही इलाज नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको खींच लिया अपने पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा पद कोई देती है, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाती है। लेकिन तब भी जो टीएमसी है उससे भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव हार जाती है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाती है ममता बनर्जी। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का पता नहीं चलता है कि कहाँ पर वह चले गए। लेकिन उसके बाद नंबर आता है शुभेंदु अधिकारी का। जी हाँ दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो इनके लोकसभा, जो इनका पड़ता है लोकसभा, टीएमसी कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, उनकी जो लोकसभा है और जो उनकी विधानसभा, वहाँ से चुनाव शुभेंदु अधिकारी लड़ते हैं, और वहाँ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहते हुए वह चुनाव हरा देते हैं दोस्तों। और हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक लाइफ लाइट ले लेते हैं। अब इस बार यह है चर्चा कि शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और लड़ भी रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि एक सेलिब्रिटी का और बड़ा नाम आता है, जो कोलकाता के क्रिकेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सौरभ गांगुली, और वह प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया टीम के भी, बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं सौरभ गांगुली। उनको भी ममता बनर्जी ने बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए, लेकिन शायद सौरभ गांगुली कहीं पर भी नहीं गए, न तो भारतीय जनता पार्टी में गए, न तो वह टीएमसी में गए। क्योंकि टीएमसी में अगर वो चले जाते तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अगर देखा जाए तो नाराज हो जाती, और उस समय वह अध्यक्ष बने हुए थे, उनको हटना भी शायद पड़ता बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से, तो उस समय शायद सौरभ गांगुली नहीं जाते हैं। और नंबर आता है टीएमसी में जाने का, तो टीएमसी में भी वह नहीं जाते हैं, और टीएमसी से वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते हैं, वह किसी भी तरह के किसी पॉलिटिकल पार्टी से वह नहीं जुड़ते हैं। और वहाँ पर भी ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो दादा है, जो सौरभ गांगुली हैं, अगर वह चाहे तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, उनको मैं उप मुख्यमंत्री पद तुरंत ऑफर कर रही हूँ, और उनको उप मुख्यमंत्री टीएमसी मतलब पश्चिम बंगाल की उप मुख्यमंत्री मैं उनको खुद ही बना दूंगी, बिना शर्त कुछ मांगे। लेकिन शायद सौरभ गांगुली यहाँ पर नहीं मानते हैं, और सौरभ गांगुली चुपचाप न्यूट्रल रहते हैं। उसके बाद वह कहीं भी जाना उचित नहीं समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना वह नहीं समझते हैं। और इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि कांग्रेस भी वहाँ बहुत ही तगड़ी फाइट में है। लेकिन देखिए आने वाले समय में क्या होता है, आने वाले समय में देखिए टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुत तेजी से होगी, और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई और बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है दोस्तों। आप लोग देखिएगा कि जिस दिन मतगणना होगा, जिस दिन गणना होगा, उस दिन आप लोग खुद देखिएगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में मात्र कुछ ही सीटों का अंतर रह जाएगा। कोई भी देखिए यह तो क्लियर हो चुका है कि कोई भी वहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं ला पा रहा, और पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार बहुत बम्पर बहुमत से नहीं बना पाएगा। 2-4 विधायकों से वह सरकार बन सकती है, या तो भारतीय जनता पार्टी की बने या तो टीएमसी की बने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टीएमसी की अगर सरकार बनी थी तो बहुत बड़े बड़े दंगे भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिले थे। तो इसलिए अगर देखिए एक तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार वहाँ पर बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिन हो गया है वहाँ पर सरकार बनाए हुए पश्चिम बंगाल में, तो वह एक बार उसको चांस मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक बार बननी चाहिए, जो पब्लिक है उसको एक बार सरकार बनानी चाहिए और देखनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं कि जो राम मनोहर लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया का साहब का नाम था कि जो तवा है उस पर अगर रोटी अगर पलटी नहीं जाए लगातार तो रोटी जल जाती है। तो वैसे ही आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में तवा पर रोटी तो पड़ चुके हैं, रोटी बहुत दिनों से पड़ी हुई है दोस्तों, तो वह रोटी पलटनी चाहिए। और देखिए इसी तरह सत्ता भी पलटनी चाहिए। देखिए सत्ता पलटेगी तभी जाकर काम होते हैं, नहीं तो अगर सत्ता पलटेगी नहीं तो काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर वहाँ सरकार बनती तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि हमारी सरकार तो बनी है, लेकिन हमारी सरकार बनी है कब तक बनी रहेगी, जब तक अगर हम काम नहीं करते हैं। जो मुद्दे हम लेकर आए हैं, उस मुद्दे जिस मुद्दे को हम लोग उठाए हैं, और उस मुद्दे को हम लोग अगर क्लियर और कन्फर्म अगर उसको हम लोग ज़मीन पर अगर नहीं उतारेंगे तो शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जा सकती है। तो यही बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है और समझ भी रही है पूरी तरह से। और जो टीएमसी है, टीएमसी भी कुछ मुद्दे अपना उतारती है ज़मीन पे, लेकिन टीएमसी जो घुसपैठी हैं उनको नज़रअंदाज करती है।
इसके वजह से जो पब्लिक वहाँ की है बहुत ज़्यादा भर भर के उनके खिलाफ, जो टीएमसी है उनके खिलाफ भर भर के रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, तो क्यों ना एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और फिर देखा जाए 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ टीएमसी मतलब बंगाल में क्या करती है, पश्चिम बंगाल में। और देखने वाली बात यह भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती तो कौन मुख्यमंत्री बनता है, यह भी सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि बड़े बड़े नेता जो टीएमसी से गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या वह मिथुन चक्रवर्ती हूँ? क्या मिथुन चक्रवर्ती अगर टीएमसी में जाते तो क्या उप मुख्यमंत्री नहीं बनते? आराम से बनते। लेकिन वह सब कुछ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भले इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित नहीं किया होगा, लेकिन उनको भी देखिए सीएम रेस से उनको पीछे नहीं किया जा सकता। मिथुन चक्रवर्ती को भी सीएम फेस वो हैं। यूसुफ पठान दूसरे नंबर के आते हैं, वो भी सीएम फेस हैं भाई। मैं उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। शत्रुघ्न सिन्हा उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। तीसरे चौथे नंबर के सबसे बड़े आते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो इस समय सीएम रेस में चल रहे हैं उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी वही है जो ममता बनर्जी के बहुत पहले खास एक समय माने जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया है कि वो भवानीपुर से चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर और भवानीपुर विधानसभा सीट से वहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहती हुई ममता बनर्जी को चुनाव हुआ शुभेंदु अधिकारी हरा देते हैं। तो यह सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला था अगले विधानसभा चुनाव। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अब देखने वाली बात हुई, क्या भवानीपुर से चुनाव हरा पाते हैं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को? यह तो देखने वाली बात होगी। यह सबसे सीएम रेस जो अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मैं आपको बता दूं कि जो सीएम का रेस है, सीएम रेस में फर्स्ट नंबर पे शुभेंदु अधिकारी दोस्तों इस समय चल रहे हैं। और टीएमसी अगर सरकार बनाती है तो पश्चिम बंगाल में या तो ममता बनर्जी या तो अभिषेक बनर्जी बनेंगे। लेकिन अगर सरकार अगर बनती भारतीय जनता पार्टी की तो देखिए साफ शब्दों में है कि जो योगी जी की रैली हुई थी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में, योगी जी की रैली हुई थी जिसमें योगी जी साफ शब्दों में बोल रहे हैं। दोस्तों आइए पहले योगी जी का कुछ भाषण स्पीच आपको सुनाते हैं, उसके बाद चलिए आइए बात करते हैं। चलिए आइए सुनिए योगी जी का भाषण। मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो योगी जी स्पीच दे रहे थे, बहुत ही कड़क स्पीच दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, योगी जी माने जाते हैं पूरे भारत में, कहीं भी जाते हैं पूरे रौला मचा देते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत रौला मचा देते हैं और जाते हैं जहाँ वहाँ पर पब्लिक एक तरफा योगी जी को चाहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देखिए और जो नेता होते हैं उनका स्टेट तक ही सीमित रह पाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता है जहाँ जाते हैं वहाँ कहे तो भौकाल मचा देते हैं, भौकाल टाइट करा देते हैं। क्योंकि भाई पूर्वांचल के नेता है ना, तो पूर्वांचल वाले जहाँ जाते हैं वहाँ भौकाल टाइट तो हो ही जाता है। तो योगी जी भौकाल टाइट करने में बहुत आगे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी दौड़कर योगी जी का पैर छूते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो दिखाते हैं, योगी जी का पैर छूते हैं। देखिए सुनिए, आप लोग देखे होंगे कि योगी जी का पैर छूते हुए और आशीर्वाद लेते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ देखिए मुख्यमंत्री तो हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी हैं, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ देखिए ताउम्र हैं, जैसे एक ही उम्र के लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका पद है योगी आदित्यनाथ जी का, वह एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े संत हैं। वह तो संतों का देखिए पैर छूना और उनका सम्मान करना तो बड़ी बात होती है, और सम्मान करना भी चाहिए संतों का, और बहुत बड़े संत योगी आदित्यनाथ जी हैं ही। तो दोस्तों यह बातें थी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी देखिए सरकार कौन बनाता है या तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अब यह तो पता चलेगा कि सरकार कौन बनाता है और कौन इसका असली हकदार है। चलिए मैं आपसे सवाल कुछ करूंगा कि जो फर्स्ट सवाल है, आप लोग देखिए यह सवाल है कि क्या टीएमसी का मुख्यमंत्री कोई बनेगा, और टीएमसी की अगर सरकार बनती है तो क्या अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो इसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको 5 नाम देता हूं, यूसुफ पठान, उसके बाद इरफान पठान, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, और 5वां नंबर शुभेंदु अधिकारी। इसमें से 5 लोगों को बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनने में अगर कामयाब होती है, अगर पूर्ण बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर बंगाल में मिलता है, पश्चिम बंगाल में, तो ये मुख्यमंत्री किसका बनेगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टीएमसी का अगर जानिए, अगर टीएमसी की अगर सरकार बनती है, अगर टीएमसी अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो 2 नाम आपको मैं गिनाता हूं, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। इसमें से आप लोग बताइएगा कि क्या नया चेहरा पश्चिम बंगाल को मिलने वाला है, नया नेतृत्व पश्चिम बंगाल को मिलने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। पश्चिम बंगाल को प्रकृति ने
इतनी सारी नदियां दी है, इतना बड़ा समुद्री तट दिया है। अभी संपदा पर टीएमसी के सिंडिकेट का ही कब्जा है। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बीते दशक में मछली के